हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस होगी। और ये क्लास किस तरीके से होगी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आज का जो हमारे पास पेपर है, मुख्य परीक्षा RO का 2021 का पेपर है और इसके शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला RO के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ इसी तरीके से जिसके पहले वाली क्लास आपको दिए थे, इस क्लास में आपको मिक्स हमने कराया था, ठीक है। जो ये क्लास आप देख रहे हैं, इसमें टॉपिक सारा मिक्स था और ये UPPCS RO BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स था, आप सभी को बहुत पसंद आया था। और नो डाउट ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी नहीं देखें वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको सीधे सीधे एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम करेंगे जो आपका ये RO है, ठीक है। इससे संबंधित जो इसके जितने PYQs हैं, ठीक है, सेग्रीगेट करके, मतलब ईयर वाइज आप कह लीजिए, ठीक है। ईयर वाइज प्री और मेंस के, ठीक है, एक तो प्री हो गया और मेंस के, इसके हम आपको शॉर्ट नोट्स कराएंगे जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन से, और जितने अलग पॉइंट ऐड ऑन हो सकते हैं वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा, है ना। और इसका ये होगा कि इसमें ईयर वाइज चलेगा, ठीक है। तो इस सिर्फ इसमें स्पेशल ये है कि RO के लिए स्पेशल है, और उसके जो पेपर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए UPPCS का भी जो पेपर ईयर वाइज है वो भी करा दें। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि UPPCS के लिए आपको ऐसे ईयर वाइज शॉर्ट नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक का ये जो नोट्स बन रहा है ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, और ठीक उसी पैटर्न पर हम आपको लिए चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2021 का, ठीक है, तो जिस तरीके से PYQ से प्रश्न बनते हैं, तो उसका एक इसका शॉर्ट नोट्स हम आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। ये पेपर रहा, तो स्टार्ट करेंगे आपके आज के सेशन को। और एक चीज़ बता दें कि टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है क्लास से रिगार्डिंग, और आपके जो प्रैक्टिस बैच है उससे रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखेंगे। तो यहाँ से ये कुछ शॉर्ट नोट्स आपको 1 बाय 1 करके देखते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला साथियों। क्लास को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो RO में और आपके साथ साथ UPPCS में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, लेकिन स्पेशली ये क्या है, RO के लिए है, ठीक है। तो देखिएगा, RO मेंस 2021 का ये पेपर है, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि 1 बाय 1 करके क्वेश्चन, उसके शॉर्ट नोट्स क्या बन रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि अफगानिस्तान पर जो आधिपत्य हुआ था उस समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रण दिया था। प्रश्न में सिंपल ही पूछा था और ऑप्शन दिया था, ठीक है। जब अफगानिस्तान पर आधिपत्य हुआ था उस समय बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था, तो वो निमंत्रण देने वाला था दौलत खान लोधी, याद रखिएगा, दौलत खान था, ठीक है ना, दौलत खान। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये सूबेदार था कहाँ का, पंजाब का। ये पॉइंट अलग से इसमें बनेगा, ठीक है। अगर अगली बार इस पर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल सा पूरा स्टेटमेंट आपको दे देगा PYQ से ही, और पूछ लेगा कि उस टाइम ये सूबेदार कहाँ का था, तो पंजाब का ये सूबेदार था दौलत खान। क्लियर है? अगला पॉइंट है साथियों कि एक बुक है डेथ इन बनारस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी। कौन? जोनाथन पैरी। अब इनसे तो ये सवाल पूछ लिया, इस बुक पे पूछ लिया, अब फर्दर आगे भी कुछ इनसे पूछ सकता है रिलेटेड। तो जोनाथन पैरी की द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तक में उन अन्य किताब और जो पुस्तक उनका नाम ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप, ठीक है, इन कांगड़ा, ठीक है, क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप। और एक बुक है इनकी द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ में ये नेम मेंशन है। प्रश्न आपसे कई बार सीधे से डायरेक्ट नहीं पूछता है, जो ऑप्शन बनता है या फिर जो प्रश्न में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसी से आपको रिलेट करते हुए अगले पेपर में आपसे प्रश्न बनता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि PYQ से कैसे है। जैसे कि अगर मान लीजिए डेथ इन बनारस से पूछ लिया किसका, जोनाथन पैरी का। अब जोनाथन पैरी के एक दो जो अन्य पुस्तकें वो भी आपको पता होने चाहिए, शायद यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाए, ये चांसेस हैं। तो ये दो बुक अलग से आपको हमने नोट करा दिया, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप इन कांगड़ा, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा था वो दिया था सुमेलित करने के लिए, क्या दिया था, सुमेलित करने के लिए दिया था। तो सारा का सारा यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला दिया था ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। उसके बाद अगला दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और उसके बाद एक पॉइंट था वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये हम आपको उस नोट्स में भी कराए थे, ठीक है, इस तरह का पॉइंट साइंस के।
तो आप देखेंगे वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है ना, और बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सारा का सारा आपका हम यहाँ पे करा रहे हैं अभी PYQ और जो 2021 मेन से प्रश्न पूछे हुए हैं उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी आपको यहाँ पे हम नोट करा देंगे, और जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कंप्लीट बने रहिएगा, और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। करने के बाद आपको सीधे सीधे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला दिया था प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए थे, ठीक है, और उनकी राजधानी दिया था। प्रांत और राजधानी दिया था, उसको सुमेलित करना था। कौन कौन से वो प्रांत थे तो देखिएगा, एक था न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, क्या था न्यू साउथ वेल्स, उसकी राजधानी क्या है सिडनी। उसके बाद है क्वींसलैंड, क्या है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो है ब्रिस्बेन, क्या है ब्रिस्बेन है। और विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी आपका क्या है मेलबर्न, ठीक है, क्या है मेलबर्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रांत क्या है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है पर्थ। तो ये 4 ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए हैं, और ये आपके PYQ में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रांत और उनकी राजधानी हमने आपको चारों एक करके बता दिया है, तो इसको आप ऐसे नोट कर लें, है ना, या फिर आप क्लास को अच्छे से करके अपना नोट्स बना लें या PDF लेके आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट इसी तरीके से पूछा था संगठन और स्थापना, कुछ संगठन दिया हुआ था। अब ये प्रश्न अगर आपको ध्यान हो तो 11 फरवरी वाले में यहाँ से प्रश्न बना था। 11 फरवरी का जो RO का पेपर हुआ था यहीं से प्रश्न था, ईयर वाला इसी तरीके से था। तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ कहीं से नया था, नया नहीं था, ये 2021 के पेपर के मेंस के पेपर से उठा के आपके जो आपका 24 में फरवरी में हुआ था पेपर, है ना, उसमें ये आपसे पूछा हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैचिंग 1 बाय 1 करके। पहला पॉइंट है ईयर का स्थापना पूछा था। ललित कला अकादमी, क्या है ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है 1954 में। 1954 में स्थापना होती है किसके साथियों ललित कला अकादमी की। उसके बाद से संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1953, जबकि पेपर हुआ था तो उसमें आपको ये ऑप्शन में 1952 दिया हुआ था। क्या दिया होता 1952 दिया होता, बाकी 3 ऑप्शन सही से, लेकिन वहाँ पर 1952 दिया था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था मिलाने के लिए, तो उस वहाँ पर माना गया था, लेकिन एग्जैक्ट भी उसका सही है संगीत नाट्य अकादमी 1953। उसके बाद से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ना 1959 में। और सांस्कृतिक जो संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र साथियों, इसकी स्थापना आपकी होती है 1979, ठीक है, 1979 में आपकी इसकी स्थापना होती है। तो चारों डेट हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। PYQ RO और मेंस से पूछे जा चुके हैं, और प्रीलिम्स आपके जो 11 फरवरी था उसमें ये प्रश्न पूछे जा चुके थे। तो डेट को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। RO के पेपर में कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे किस किस तरीके से फैक्ट आपको देखने को यहाँ पे हम मिलेंगे। अगला पॉइंट है साथियों कि अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य स्थित है। अमनगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो आपके बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, बिजनौर जिले में स्थित है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, तो जो आपसे प्रश्न पूछा था वो किसी इस प्रकार से था कि 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो कौन उत्तर प्रदेश में स्थित था, आपका अमनगढ़ था, बाकी 3 आपका मध्य प्रदेश वाला दिया हुआ था। तो वो देखिएगा बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये 3 कहाँ के हैं मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व हैं। 3 का नाम भी ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश का ये बाघ अभ्यारण्य कौन सा बिजनौर में, और मध्य प्रदेश में जो स्थित है टाइगर रिजर्व के लिए बाघ अभ्यारण्य कह लीजिए, तो आपके कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। क्लियर है इतना, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि उसमें पॉइंट था, ठीक है, कि कोयला पर आधारित जो बिजली संयंत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो ऑप्शन दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र है उनका नाम बताइए। 2 ऑप्शन अन्य दिया था, जो इसमें एक उड़ीसा का था और एक मध्य प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश का आपका कौन कौन था, तो एक है दादरी और सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली और रिहंद, ठीक है, दादरी और सिंगरौली और रिहंद, ये आपकी क्या है कोयला पर आधारित क्या है बिजली संयंत्र है। तो 2 तो ऑप्शन में दिया हुआ था, एक एक्स्ट्रा हमने आपके पास ये ऐड कर दिया है, ठीक है। रिहंद भी ध्यान रखिएगा, ये कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। जो क्वेश्चन में आपका था वो था दादरी और सिंगरौली, ठीक है, दादरी और सिंगरौली ये 2 कोयला आधारित संयंत्र जो ऑप्शन में थे। एक और एक्स्ट्रा याद रखिएगा रिहंद, और बाकी अन्य जो ऑप्शन दिए थे उसमें है डार्ली पार्ले, ठीक है, डार्ली पार्ले ये कहाँ का है उड़ीसा का है, और विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, है ना। अन्य में भी ये दोनों याद रखिएगा कि कोयला पर आधारित जो दूसरे स्टेट के हैं जैसे उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, ठीक, तो डार्ली पार्ली और विंध्याचल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें साथियों कि RO ठीक है, RO के लिए आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, ठीक है, टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गई है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन बैच के लेके जल्दी से इनरोल हो जाइए।
एक होता है कि आप कितना भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किताब बार बार पढ़ते हैं, लगता है सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, क्विज फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से आपकी असली तैयारी पता चलेगी। और इस पूरे बैच में आपको बता दें कि टेस्ट के साथ साथ है ना कंप्लीट PYQ है ना, GS का, हिंदी का, और उसके साथ साथ करंट अफेयर, इस सारी की सारी कंप्लीट पैकेज आपकी तैयारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस बैच से जुड़ना ना भूलिए, सारी डिटेल आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़िएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि कुछ पशु दिए थे एक तरफ और उनके नस्ल दिए थे, तो पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक गलत दिया था उसमें। तो आप देखेंगे गाय का दिया हुआ था देवनी, ठीक है, गाय का देवनी, और बकरी का दिया हुआ था बरबरी, भैंस का एक नस्ल है बदावरी, एक एक्स्ट्रा जो दिया हुआ था गिर करके, ये गलत मैच किया था, उसमें गाय न देके कुछ और दिया हुआ था। तो कुछ पशु हैं और इन पशुओं के आपको ध्यान रखना है क्या, तो इनके नस्लों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाय में कौन कौन सी नस्ल है, तो देवनी है और गिर नस्ल है। बकरी में कौन सा है, एक बरबरी है। और भैंस में कौन सा नस्ल है, तो भदावरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब अगली बार भले 1-2 पॉइंट लेकर अगर प्रश्न बना दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि PYQ से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। एग्जैक्ट आपको वही प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, प्रश्न के ऑप्शन से आपको अगली बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जब आप ऑप्शन को अच्छे से तैयार रखिएगा तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि अब अगला पॉइंट में पूछा था, पुस्तक दिया था और एक तरफ लेखक दिया हुआ था, ठीक। तो पहला पुस्तक है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, नंददास। कौन है साथियों, तो नंददास इसके क्या है, लेखक है। उसके बाद से चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत पुस्तक का नाम है, और वृंदावन दास जो है इसके क्या है, लेखक हैं, ठीक। अगला है चैतन्य मंगल, क्या है, चैतन्य मंगल याद रखिएगा, जय नंदा, क्या है, जय नंदा। और भक्ति रत्नाकर की अगर आप बात करें, भक्ति रत्नाकर की, तो नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती क्या है, इसके लेखक है। ये हो गया आपके PYQ का प्रश्न। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब इसमें अगली बार अगर प्रश्न पूछे तो मान लीजिए कोई 2 इसमें से ले ले, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपसे 2 ले ले, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये 2 प्रश्न लेकर अगर आपसे अगला प्रश्न बना दे, 2 कोई और नाम जोड़ दे, तो अगर आपको PYQ यहाँ से अगर तैयार होता तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको हो जाते हैं, शायद यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से आगे प्रश्न बनेंगे, और जो ऑप्शन कई ऑप्शन है वहीं से ज़्यादातर चांसेस है प्रश्न बनने के। तो ये बुक और पुस्तक के लेखक अच्छे से याद कर लीजिएगा, रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर। आई होप सो कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा समूह है। 1-2-3 ग्रुप का उसमें ऑप्शन बनाया हुआ था, तो उसमें से एक ग्रुप जो सही था वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर को क्या करते हैं, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उसमें अन्य भी समूह था, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन, ऐसे कर करके ऑप्शन बनाया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो राइट आंसर है उसमें ये था कि अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन। ये क्या है, मनुष्य को, शरीर को बहुत सारा अधिकतम ऊर्जा देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न फिर से बन सकता है। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तीनों, उसमें भाग लेने वाले भारतीय कौन है, मतलब तीनों में इन्होंने भाग लिया था, तो वो अपने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। ये अकेले ऐसे व्यक्ति मतलब जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जो पार्टिसिपेट किए थे, है ना, वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से। किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये भाग लिए थे। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको यहाँ बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको फिर देखने को मिलेंगे। तो महात्मा गांधी देखिएगा, महात्मा गांधी जो है सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और भारत से अगर बात करें तो भारत से महिलाओं में जो 2 लोग हैं, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। एक तो एनी बेसेंट थी, कौन, एनी बेसेंट, और सरोजनी नायडू, कौन, सरोजनी नायडू। ये 2 भारतीय महिलाएं थी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती। और किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय सम्मेलन में भाग लेती, यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से 2 महिलाएं गई थी, एक तो एनी बेसेंट गई थी और सरोजनी नायडू। इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगली बार यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 महिलाएं, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, बाल्टिक सागर, नाम सुना होगा, मैपिंग का प्रश्न है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कौन कौन से देश हैं, वो देश का नाम पूछा था। ग्रुप देखे तो वो सारे के सारे देश का नाम हमने मेंशन कर दिया है। और बाल्टिक सागर है कहाँ, तो आपके अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। क्या है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है बाल्टिक सागर। और आप देखेंगे तो इसमें कौन से इस बाल्टिक सागर के तट पर देश स्थित हैं, तो पहला आता है डेनमार्क, ठीक है, सुनते जाइएगा, एस्टोनिया,
फिनलैंड, है ना, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन और पूर्वोत्तर जर्मनी। इसके साथ साथ 2 देश कौन है, पोलैंड है और रूस है, पोलैंड और रूस। तो इतने सारे अगर आप देखेंगे तो देश जो है बाल्टिक सागर के हैं। और ये ऐसा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है, देखिए इतने देश के नाम याद रखने हैं तो याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आप देखेंगे आर पे मेंस में इसी तरीके के प्रश्न आपसे बहुत डीप जाके और इस तरीके से फैक्चुअल भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हम कोई अन्य प्रश्न आपको नहीं करा रहे हैं, मेंस के पेपर के सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नो डाउट आपको इसी पैटर्न पर आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस। बेहतर होगा कि आप एक बार इसको मैप पे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट पूछा था कि एक त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल जो ये चोटी है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है, ठीक है। ये पूछा था स्टेटमेंट देके कि ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका स्टेटमेंट इसमें था, ठीक है, बागेश्वर जिला उत्तराखंड। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिशूल जो चोटी है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है ना, और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है, ठीक। किस हिमालय रेंज में है, तो पश्चिमी कुमाऊं में। कहाँ पे, पश्चिमी जो आप देखते हैं नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तो उस तरीके से जो ये है पश्चिमी कुमाऊं हिमालय में है। और ये जो इस त्रिशूल है इसकी 3 चोटियाँ हैं, त्रिशूल 1, 2 और 3, ठीक है, 3 चोटियाँ हैं त्रिशूल की। उसके साथ साथ इसमें पॉइंट दिया तो सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो 7120 मीटर की जो सबसे ऊँची चोटी है वो आपकी इसमें त्रिशूल की एक चोटी है, ये इसमें दिया था। तो इस पूरे पॉइंट में आपको जो प्रश्न पूछा था उसमें एक चोटी का मेंशन किया था कि कितना मीटर है और पूछा था कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो त्रिशूल जो ये चोटी है हिमालय पर्वत की, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये 3 तरह की इसमें चोटियाँ हैं, त्रिशूल 1, 2, 3 करके। और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है, 7120 मीटर पर उपस्थित है, ठीक। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 3 एग्जाम्पल ऐसे थे जो स्थलीय पारितंत्र का भाग थे, एक जो है उसका भाग नहीं है। तो वो ध्यान रखिएगा, स्थलीय पारितंत्र का जो भाग नहीं है वो सागरीय पारितंत्र है, ठीक है। उसी में ऑप्शन था सागरीय पारितंत्र, तो ये पारितंत्र उसका भाग नहीं है। और एक बात इन्फॉर्मेशन अलग से मैं आपको बताऊँ, जो सागरीय पारितंत्र होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, वो क्या है, सबसे अस्थायी परितंत्र होता है। क्या होता है, सबसे अस्थायी होता है, क्या है ना, सागरीय परितंत्र। उसके बाद से इसमें है कि स्थलीय जो परितंत्र है उसके भाग तब कौन कौन है, तो उसमें देखिएगा टुंड्रा है, ठीक है, वन है, मरुस्थल है, पर्वत है, अर्धशुष्क, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं आपके जो स्थल से रिलेटेड हैं, वो क्या है इसके भाग हैं। और सागरीय परितंत्र उसका भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा कि ये सबसे अस्थायी परितंत्र होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पूछा था इसमें, अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में भाग 9A में क्या उल्लेखित है, तो शहरी क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई, इकाइयों के बारे में उसको मान्यता दी गई है, ठीक। तो ये कब दी गई है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको दी गई और नाम दिया गया था क्या, नगर पालिका। क्या नाम दिया गया था, नगर पालिका। 73वें में बात की गई थी संविधान संशोधन 1992 करके नगर पंचायत के बारे में, ठीक, नगर पंचायत के बारे में बात की गई थी, ठीक। तो उसको यहाँ पे नहीं देखना, आपको नगर पालिका का देखना है, ठीक है, नगर पालिका है ना। और ये भाग इसमें याद रखिएगा, भाग 9A, ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसमें बात की गई है, तो 243B से 243ZG तक, ठीक है, ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, है ना। ये पॉइंट अगर आप देखें तो इस तरीके के सारे जो मिक्स स्टैटिक पॉइंट है, अब हमने आपको जो नोट्स करा रखा है PYQ वाला, इसके पहले वाला जो, उसमें सारे पॉइंट्स आ चुके हैं लगभग, और वहाँ पर और डिटेल भी करके हम आपको शॉर्ट नोट्स में बता चुके हैं। तो ये प्रश्न के फॉर्म में आपसे पूछा था कि आप बताइए कि किस भाग में है, तो 9A में, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लिए क्या है, नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई है। कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा अनुच्छेद है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक अगला पॉइंट है कि जैव डीजल पौधा कौन सा है, तो जैव डीजल पौधा जो है वो जेट्रोफा है। कौन है, जेट्रोफा, जेट्रोफा नाम का एक पौधा है। ये क्या है, तो जैव डीजल पौधा है। इसके अन्य नाम भी याद रखिए, अगर ये पूछा गया तो अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। तो उस अन्य नाम में रत्न जोत, ठीक है, जैव डीजल और जेट्रोफा कारकस। जेट्रोफा कारकस इसके अन्य नाम है। तो 3 अन्य नाम भी है जेट्रोफा के, अगर आप देखते जैव डीजल पौधा,
ठीक है, उसको जैव डीजल पौधा में कौन आएगा, तो जेट्रोफा आएगा। इसका अन्य नाम क्या है, रतनजोत, जैव डीजल और जेट्रोफा कारकस। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से ये प्रश्न पूछा था कि मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, इसका संबंध किस शासक से, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर था उसमें, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम से। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम से इसका संबंध है और ये गुप्त शासक है। कौन है, गुप्तकालीन शासक है। हमने आपको उस पॉइंट में जब शॉर्ट नोट्स करा रहे थे वहाँ पे एक जगह पूरे गुप्त काल के जो प्रमुख अभिलेख हैं उसमें मंदसौर के साथ साथ और भी जो अन्य थे सारा का सारा आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना किसने की थी, तो कवि वत्सव। ठीक है, कवि वत्सव जो है इसके रचना किए थे। इस अभिलेख में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। और गुप्त काल में सर्वाधिक जो अभिलेख जारी हुए हैं वो इसी राजा के समय जारी हुए हैं, यानी कुमारगुप्त प्रथम के समय। कौन, कुमारगुप्त प्रथम के समय आप देखेंगे तो सर्वाधिक क्या जारी हुए हैं, अभिलेख जारी हुए हैं। तो देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा था, सिर्फ मंदसौर अभिलेख संबंधित है किससे, कुमारगुप्त प्रथम से। हमने आपके इतना एडिशनल सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है वो आपके लिए ला रखा है, इससे आगे फर्दर कुछ क्वेश्चन जो बने वो आपका गलत ना हो। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको जब PYQ एनालिसिस देखते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अगर सीधे सीधे सिर्फ बता दिया जाए मंदसौर अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त से, तो ठीक है आपको सारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह से देखने के बाद है ना, कई बुक के एनालिसिस करा, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे RO दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ PCF में भी ये हेल्प करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, तो कवि वत्सव ने। और इस अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। किसका, सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। सीधे पूछ लेगा किस अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन है, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, इस तरीके से बहुत सारा अभिलेख का ऑप्शन दे देगा। और सर्वाधिक गुप्त काल में किसने अभिलेख जारी किए हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया था पार्वती अर्गा। ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न था। RO में ध्यान दीजिएगा, RO में आपको यूपी स्पेशल का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेन। तो यूपी स्पेशल की जितनी क्लासेस कराई हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें हमने करा रखा है, जो वन अभ्यारण्य वाला चैप्टर करा रहे थे वहाँ पे सारी चीज़ आपको करा रखा है। पार्वती अर्गा जो है पूछा था रामसर स्थल कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के जो है गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल। इसके साथ साथ ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो पक्षी अभ्यारण्य वाला जब टॉपिक करा रहे थे वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी भी क्लास वहाँ पर है, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट जितने उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य में है ना, पक्षी अभ्यारण्य है ना, पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ जो बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, पार्क है, वो सारे के सारे आपको करा रखा है इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस के साथ। तो अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपको अन्य चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्वती अर्गा जो है आपका गोंडा जिले में स्थित है और ये पक्षी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि पॉइंट था कि भारत में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ दे दिया है कि पहले पौंडीचेरी में होती है, उसके साथ डेट भी आपको मेंशन कर दिया है 1974 में। क्या पता अगली बार आपसे पूछ ले मैच करने को लेके, उसमें ये पॉइंट डाल दे मैच वाले में, डेट वाले में, कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, और उसमें आप एक ऑप्शन 1974 दे दे। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि स्थापना कहाँ होती है, पौंडीचेरी में होती है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी 1974 में। क्लियर है, इस तरीके से प्रश्न आपको तैयार रखना है। अगला पॉइंट दिया था क्वेश्चन के फॉर्म में, नदी दिया था कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, 4 नदियाँ थी। कहा था कि इन नदियों में सबसे बड़ा जो नदी घाटी बेसिन है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो सीधा सा आंसर हो गया था आपका महानदी। कौन, महानदी। ठीक है, कावेरी था, कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, 4 नदियाँ थी। इससे पूछा था कि सबसे बड़ा नदी घाटी जो है बेसिन क्षेत्रफल के मामले में, तो आंसर हो गया था महानदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती कौन सी नदी है, तो ये आपकी वेस्टर्न फ्लो वाली नदी है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये दोनों पॉइंट भी आपको पता होगा, इसके ऊपर ध्यान देखिएगा। फिर अगला पॉइंट इसी तरीके से मैच करके पूछा था, देखेंगे वैज्ञानिक नाम पूछा था और कार्यक्षेत्र, एक तरफ वैज्ञानिक नाम और एक तरफ उनके कार्यक्षेत्र दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो इसमें आपको आ रहा होगा MS स्वामीनाथन वाला। ठीक है, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति। बाकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद उतना जनरल नहीं पूछा जाता है, जैसे कि बीरबल साहनी। ठीक है, बीरबल साहनी, इनको संबंधित है, ये किससे कार्यक्षेत्र इनका है,
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। कौन? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान इनका कार्यक्षेत्र है। केसी मेहता, ठीक है, अगला पॉइंट है, जो केसी मेहता थे वैज्ञानिक, इनका जो है पादप जो रोग विज्ञान है उससे संबंधित है केसी मेहता। अगला पॉइंट है पी माहेश्वरी, ठीक है, पी माहेश्वरी जो है ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। किससे? भ्रूण विज्ञान से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चारों को चारों आप याद रखिएगा। मे बी आपके लिए हो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ठीक, कार्यक्षेत्र इनका। लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन से आपको फिर से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। कौन किससे संबंधित है, ठीक। आप देखेंगे कि बीरबल साहनी जो है किससे? जीवाश्म वाले से संबंधित है। तो पादप रोग विज्ञान से केसी मेहता और पी माहेश्वरी, तीन लोगों का ये नाम याद रखिएगा। यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसको यूपी डास कहा जाता है, ये प्रायोजित की गई थी किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा इसको प्रायोजित किया गया था। योजना का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा। उद्देश्य में इसका उद्देश्य ये था कि किसानों की भागीदारी के माध्यम से, यानी किसानों की भागीदारी बढ़ा के कृषि जो विविधीकरण प्रक्रिया उसको और तेज करना। क्या करना? कृषि की जो विविधीकरण प्रक्रिया है उसको और तेज करना, ठीक है, भागीदारी के माध्यम से। तो ये जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है ये किसके द्वारा प्रायोजित थी? विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप देखेंगे नवंबर 2017 में। कब? नवंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगुनी करना इसका लक्ष्य था। कब तक? 2022 तक इसका लक्ष्य था क्या? किसानों की आय को दुगुनी करना। तो यहाँ से दो पॉइंट हमें याद रखना है कि कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 और इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि शेरशाह सूरी को जाना जाता है, किस लिए जानता है? तो एक शानदार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, व्यवस्था निर्माता के तौर पे, और इसके साथ साथ एक दो काम, जैसे कि इसने दिल्ली के पुराना किला जो है, दिल्ली का पुराना किला, उसके भीतर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सी मस्जिद थी वो? किला-ए कोहना करके एक मस्जिद थी जो दिल्ली के पुराने किले के अंदर ये मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिंपल सा शेरशाह सूरी ने। प्रश्न पूछेगा कि किला-ए-कोहना आपको मैच में दे दे या फिर इस तरीके से दे दे, किला-ए-कोहना जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो वो केस में भी आपको ध्यान रखना है कि पुराने किले में, दिल्ली के पुराने किले में निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। सारे के सारे PYQ के आपके प्रश्न है, जिसके सारे अन्य जो पॉइंट्स बन सकते हो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। क्लियर है इतना? अगला पॉइंट है कि संस्थाओं का क्रम। इसमें प्रश्न जो पूछा था, कुछ संस्था दिए थे और उन संस्थाओं को क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी क्रमानुसार जिस तरीके से था व्यवस्थित करना था। तो पहला इसमें आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, ठीक, 1975 में स्थापना होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। उसके बाद से नाबार्ड की स्थापना, तो आप देखेंगे साथी 1982। कब? 1982 में आप देखेंगे नाबार्ड की स्थापना। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह का बैंक जो है लिंकेज कार्यक्रम में कब हुआ था? 1992-93 के आसपास। और उसके बाद से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो 1998। ये चारों को चारों आपको दिया था और इन चारों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से अलग अलग करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक दो उठा के यहाँ से। चारों के आपको डेट याद रखने, 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 1982। ये सब हम आपको शॉर्ट नोट से बता चुके हैं। यहाँ RO स्पेशल में आपको सारी चीज़ें फिर से आपको एक यहाँ पे पेपर वाइज कराई जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बात करेंगे, बैंक लिंकेज 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट है ना, वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसको पारित किया गया था 2001 में। कब? 2001 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा होता, सीधे से डेट पूछा था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स का जो राइट अधिनियम है साथियों, ये कब पारित किया गया? तो 2001 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला पॉइंट था जो प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? डेट आपसे पूछा था, तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक। उसके बाद इसका अलग पॉइंट तो बता दें कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं।
अगला पॉइंट भारतीय लघु उद्योग, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ना, सिडबी की स्थापना, ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हो रही है? तो 2 अप्रैल 1990। कब? 2 अप्रैल 1990 पर स्थापना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए एक स्टेटमेंट बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर मुख्यालय इसका? लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है, सिडबी शॉर्ट फॉर्म इसका है ना। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला पॉइंट देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि धुएं के मापन के लिए, यानी धुआं है उसके मापन के लिए क्या उपयोग होता है? तो रिंगलमैन स्केल, एक स्केल आती है रिंगलमैन स्केल। इससे क्या होता है? धुएं का घनत्व मापा जाता है और ये धुएं का जो है आभासी घनत्व मापता है। क्या मापता है? आभासी घनत्व मापता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है कि रिंगलमैन स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धुएं मापने के लिए। बाकी अन्य 3 ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। तो उसके ध्यान दीजिए, उसके आभासी घनत्व को मापता है रिंगलमैन स्केल। क्लियर है। अगला पॉइंट पूछा था प्रश्न कि एक किताब के संदर्भ में तार्किक व्यवस्था बनानी थी, उस व्यवस्था को आपको बनाना है, ठीक है। व्यवस्था को बनाना है तो कैसे अरेंज करना था? तो पहले आएगा आपका शीर्षक, उसके बाद से विषय सूची, उसके बाद से प्रस्तावना आएगा, फिर अध्याय और अनुक्रमणिका, ठीक है। इस तरीके से आपको एक किताब के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक अरेंज करने के लिए पूछा था, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करके बताना था, ठीक। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक प्रश्न था कि कौन सी एक ऐसी जनजाति है अनुसूचित जो आपके उत्तर प्रदेश के जो बनारस का ज़िला है, ठीक है, ज़िला बनारस, उसमें ये नहीं पाई जाती। तो सहरिया, कौन ऑप्शन में था? सहरिया, ठीक है। ये जनजाति वहाँ नहीं पाई जाती है। और तब ये जनजाति पाई कहाँ जाती है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ललितपुर में। कहाँ पर? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। ये भी यूपी स्पेशल का आपका प्रश्न है, ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, ठीक। तो 2 चीज़ याद रखिएगा। पहली चीज़ कि सहरिया आपका वहाँ नहीं पाई थी बनारस में, कहाँ पाई थी? ललितपुर में पाई जाती है, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 3, ठीक है। अगला है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी, है ना। उत्तर प्रदेश में पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। और भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो इतने सारे पॉइंट, प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछा था यहाँ पे कि गंगा नदी जो है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ध्यान रखिएगा 27 जिलों से होकर बहती है। और नवंबर 2008 में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया गंगा को भारत सरकार के द्वारा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108, ठीक है। 108 में आप देखेंगे क्या है ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संयुक्त बैठक है उसका आह्वान कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 118 के अधीन पे ये काम करता है, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन और धन विधेयक, ये 2 ऐसे हैं जिनको मतलब इनके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, यानी इनको छोड़ के अन्य के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन इनके लिए प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई संविधान संशोधन है, वो उस पर कुछ मामला फंस जा रहा है, फिर धन विधेयक इस पर कुछ मामला रुक रहा है, तो इस केस में आप संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित इसी में से घूम फिर के आपको प्रश्न फिर से बनेंगे और देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि उसमें पॉइंट दिया था कि हिंदुस्तानी जो संगीत क्षेत्र है, हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र, ठीक है, उसमें किनका योगदान है? तो नाम देख लीजिएगा, उसमें थे राजा मानसिंह तोमर, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, है ना, सदारंग अदारंग, ठीक है, सदारंग अदारंग, इन लोगों का योगदान था। तो एक और नाम था जिनका योगदान नहीं था, वो थे माल गुर्जरी। कौन थे? माल गुर्जरी, ठीक है। ये क्या एक गायन राग है, ठीक है, ये गायन राग है ना, क्या है? एक गायन राग है, ठीक है। तो ये इसमें इससे कोई संबंध नहीं था इसका। माल गुर्जरी एक गायन राग है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है। तो सीधे से पूछता है कि किस क्या कहते हैं,
किस अनुसूची में जो है जो तीनों सूचियाँ हैं इनके बारे में बताया गया, कौन कौन सी वो 3 सूची हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो आपका अनुसूची है, ठीक है ना, जो संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी अमेंडमेंट करके 12 हुई हैं, तो उसमें आपका ये 7वीं अनुसूची जो है उसमें आपको तीनों सूचियों के बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के संविधान में जो है टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब इन अनुसूचियों में अगर 7वीं में है तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान रखना है वो देखिएगा, इनके विषय क्या देखना है, इनके जो विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 99 विषय हैं। राज्य सूची में देखिएगा 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। तो इतने सारे ये जो विषय रखे गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी तीनों जो सूचियाँ हैं, 3 सूचियों के बारे में बात की गई है आपके 7वीं अनुसूची में, किसमें, संविधान के 7वीं अनुसूची में बात की गई है ना। और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ ये जो इसमें विषय है, ये विषय भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संघ सूची में 99, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। जब हम आपको शॉर्ट नोट्स अलग से जो कराए थे वहाँ पे हमने आपको पूरी अनुसूचियाँ, पूरे पार्ट सब करा रखा है। उस वाले क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपकी आर और पीसीएस एग्जाम में आप लोगों के लिए सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो इतना एफर्ट करके आप लोग के लिए जो सारा नोट्स बनाया जा रहा है इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। अगला पॉइंट है कि नौजवान सभा, ठीक है, क्या नौजवान सभा की स्थापना के बारे में पूछा था। इसकी स्थापना है ना जो किया थे उसमें मेंबर पूछ लिया था, उसके मेंबर में कौन नहीं थे, ठीक। तो जो मेंबर हैं और स्थापना कब हुई थी, किनके द्वारा हुई थी, सारा पॉइंट हम आपको बताते हैं। नौजवान सभा की स्थापना आप देखेंगे 1926 में होती है, भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा होती है। और इसके सदस्यों में कौन कौन थे, तो छबील दास, यशपाल, है ना, जयपाल और राजगुरु। तो इन्हीं लोगों का नाम दिया होता है। एक और अन्य नाम अंबिका प्रसाद या करके कुछ दिया था जो इसमें नहीं थे। तो बाकी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है कि नौजवान सभा की स्थापना कब होती है, 1926 में भगत सिंह के द्वारा। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो सदस्य लोग में थे छबील दास, यशपाल, जयपाल और राजगुरु, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो इस प्रश्न का जो सारा पॉइंट था आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अगला पॉइंट है कि दिया था सुगमता सूचकांक। क्या दिया था, सुगमता सूचकांक दिया हुआ था। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट था, तो दोनों स्टेटमेंट देखिए, जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं वो क्या है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करता है। तो सुगमता सूचकांक क्या करता है, तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके प्रदर्शन को क्या करता है, आकलित करता है। और ये भारत में जो भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। भारत में क्या करता है, एमएसएमई के जो व्यापार है तो जो सुगमता है उसको आकलित करता है सुगमता सूचकांक। दोनों पॉइंट इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक। तो आपके पास जल में घुलनशील जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, तो आप देखेंगे विटामिन बी और सी। कौन, विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मेंशन कर दिया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, फैट सॉल्युबल। तो आपका ए, डी, सी, के, ठीक है, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके क्या है, ये आपके फैट सॉल्युबल यानी वसा में पीले हैं। और जल में घुलनशील कौन है, बी और सी, ठीक है। अब देखिएगा जो विटामिन अगर नाम आ गया तो इनका आप अलग से, ये तो खैर यहाँ पेपर करा रहा है, अगर नोट्स होता तो आपको बता दें कि इनके अलग अलग जो नाम है वो और इनके कमी होने वाले रोग आप एक बार अपने से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर रिवाइज हो जाएं। आगे बढ़िएगा। इसमें एक और पॉइंट था कि विटामिन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सी फंक ने, किसने, सी फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़िएगा। देखिएगा अगला पॉइंट जो प्रश्न के रूप में पूछा था कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का। किसका, डॉप्सन ये इकाई है, ये क्या करता है, ओजोन का जो कंसंट्रेशन है उसको मापने के लिए प्रयोग होता है, किसका, डॉप्सन का। क्लियर है। अगला पॉइंट जो प्रश्न पूछा था आपसे सीधे सीधे कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो उस टाइम जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये आपके प्रश्न का पार्ट था। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू। बट इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1920 में, ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना होती है साथियों। कहाँ पर होती है, तो ध्यान दीजिएगा, बम्बई में। कहाँ पर, बम्बई में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मे भी अब इस पे जो प्रश्न बने तो आगे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये तो प्रश्न मेन से पूछ लिया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1929 में कौन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी स्थापना 1920 में और कहाँ पर, बम्बई में। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बालखश झील यानी लेक बालखश जो है वो कहाँ स्थित है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये स्थित है कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में स्थित है लेक बालखश या बालखश झील। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे वन लाइनर था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट प्रश्न फिर इसी तरीके से था कि मध्य पाषाणी का स्थल थे कुछ मध्य पाषाण काल के, उनको पश्चिम से पूर्व में क्या करना था? अरेंज करना था। पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की अगर आप बात करें साथियों, तो आपको इस तरीके से कुछ इसको अरेंज करना था। तो पहले आपको उसको पता होना चाहिए कि ये जगह है कहाँ। पहला दिया था मैदहा दिया था, लेखिया दिया था, पैसरा और बीरभानपुर। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगा, मैदहा और लेखिया आपका उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन अलग अलग जिला है। एक है प्रतापगढ़, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा पैसरा की अगर बात करेंगे आप, तो पैसरा आपका बिहार में है और ये बीरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। तो जब आप इसको अरेंज करने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मान लीजिए यूपी अगर यहाँ बता रहा है तो प्रतापगढ़, फिर मिर्ज़ापुर, है ना, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से चारों पॉइंट आपको पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलेंगे। तो इनका जो हमने लिख रखा है क्रम भी उसी तरीके से पश्चिम से पूर्व, यानी ऊपर से आएंगे ये पश्चिम में आपको मिलेगा मैदहा, ठीक है, प्रतापगढ़, फिर मिर्ज़ापुर, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये चारों जगह का नाम याद रखिएगा, मध्य पाषाणी का स्थल है। फर्दर इसमें से 1-2 पॉइंट लेकर आपसे आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगला है, फिर से सूची दिया हुआ था, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया था, उसका हमने आपको यहाँ मिलान कर दिया है। तो विटामिन की अगर बात करें तो इसमें विटामिन दिया था कैरोटीन, ये एक विटामिन दिया था। एंजाइम में क्या दिया था? तो पेप्सिन एक एंजाइम, ठीक है। और हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन ये की हार्मोन है, ठीक, मिलान करने में। प्रोटीन का बात करें तो केराटिन एक क्या दिया था? प्रोटीन दिया था। तो इस तरीके से इस चारों के चारों पॉइंट आपके क्या है? मैच हैं। यहाँ जो सम्मिलित करना है आपको ऑलरेडी हमने सम्मिलित कर दिया है। इसमें मिक्स दिया था तो आपको वहाँ मैच करना था। विटामिन कैरोटीन, पेप्सिन आपका एंजाइम, प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन हो गया, प्रोटीन के नाम पे केराटिन हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़िएगा। फिर इसी तरीके से मैच का प्रश्न था, स्थल दिया हुआ था और संबंधित तीर्थंकर दिए थे। तो जैन धर्म के जो लोग तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर के बारे में यहाँ पे पॉइंट दे रखा था। ठीक, तो तीर्थंकर में कौन कौन पॉइंट था? पहला स्थल दिया था श्रावस्ती। तो श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर कौन है? संभवनाथ। कौन है? संभवनाथ है। काकंदी, स्थल का नाम काकंदी, यहाँ पे सुविधानाथ, अयोध्या, श्री ऋषभनाथ और पबोशा में कौन है? पदम प्रभु। कौन है? पदम प्रभु। ये जो आपका अयोध्या वाला है, ठीक है, ऋषभनाथ है। ये आपका हम मेंस का जब आंसर राइटिंग करा रहे थे यूपीपीसीएस का, वहाँ पे एक प्रश्न बना था अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत कल्चर को लेके, है ना। तो उसमें ये जगह नाम मेंशन करना था। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था, हमने मेंस आंसर राइटिंग आप लोगों को करा रखा है। ठीक, तो ये सारे के सारे स्थल और तीर्थंकर याद रखिए। मे भी यहाँ से प्रीलिम से प्रश्न बन जाए, कोई 1-2 पॉइंट लेकर आपसे पूछ ले। तो अयोध्या में आपका संबंध है ऋषभनाथ से, काकंदी सुविधानाथ, श्रावस्ती संभवनाथ, पबोसा आपका पदम प्रभु। क्लियर है इतना? आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न पूछा था, उसमें कुछ हार्मोन दिया था और मिक्स कर दिया था। पूछा था कि कौन कौन से आपके पादप हार्मोन हैं। ठीक है, पादप हार्मोन और मानव हार्मोन एक में दे दिया था, उसमें से एक पूछ लिया था। तो जो पादप हार्मोन है, सारे के सारे पादप हार्मोन हम एक साथ लिख दिए, जैसे साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन, एथिलीन, है ना, हेप्सिसिक जो अम्ल है, जिब्रेलिन्स है, ये क्या है? सारे के सारे आपके क्या हैं? पादप हार्मोन है। और इसमें जो एक का वर्क है साइटोकाइनिन, इसका वर्क क्या है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करने के लिए उसको प्रेरित करना, ये आपका साइटोकाइनिन का काम है। मानव हार्मोन में दिया था इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या दिया था? एस्ट्रोजन। ये सब क्या है? मानव हार्मोन है। और ये था आपको पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन आपका इतना ही है जितना नाम हमने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके फंक्शन हम आपको शॉर्ट फॉर्म्स में बता दिए, वहाँ से आप रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ मेंशन करना था हार्मोन का नाम, वो चीज़ आपने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है, पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं तो किस फॉर्म में? तो नाइट्रेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? पौधों में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर ये ना रहे तो इनकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी इनका डेवलपमेंट क्या होगा? तो रुक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में। और इसकी कमी से जो प्रोटीन निर्माण है वो क्या है? उसके लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से क्या होगा? वृद्धि इनकी रुक जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट जो है देखिएगा। ये जो प्रश्न पूछा था, इस प्रश्न में कुछ इस तरीके से था कि आप तो देखेंगे जो सूची दी हुई थी और दूसरी सूची, चूँकि मेंस का पेपर है तो थोड़ा सा आपको अटपट लगता है, क्योंकि इसमें जो है कई जगह बहुत हद तक ऐसे फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं और इस तरीके के डेटा आपको देखने को मिलेंगे जो लगेगा कि ये तो कोई पूछा ही नहीं गया होगा, लेकिन वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। मेंस में पूछा गया था यहाँ पे प्रश्न कि एक तरफ बादशाह दिए हुए थे और दूसरी तरफ उनके दीवान।
उनको मैच कराना था। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मैच है, तो ध्यान दीजिएगा। अकबर जो है इसके दीवान कौन थे, तो मुजफ्फ़र खान, ठीक है, मुजफ्फ़र खान जो था इसका दीवान था। उसके बाद अगला नाम है जहांगीर का। जहांगीर में देखेंगे गियास बेग, इत्मादुद्दौला जो मकबरा आप देखते हैं, ठीक है, तो ये किसका दीवान था, जहांगीर का। शाहजहाँ की बात करेंगे साथियों, तो इसमें आप देखिएगा सादुल्ला खान, ठीक है, सादुल्ला खान आते हैं। और औरंगज़ेब की बात करेंगे तो असद खान, ठीक है, कौन, असद खान यहाँ पर आएंगे, कौन, इसके दीवान। तो ये ऐसा नहीं, देखिए कई बार आर के लिए ये होता है कि जो आपका मेन से पूछा हुआ है वो सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स पे रिपीट कर देता है। तो इस पॉइंट अभी उसे मैंने मेंस का पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया ताकि यहाँ से आपके आर प्रीलिम्स से आपके सीधे सीधे जो है कई क्वेश्चन का बेनिफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को, जो आपको नया लगेगा उसको नोट कीजिएगा। बाकी PDF के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे PDF आपको अपडेट मिल जाएंगे। बात करेंगे संस्थान दिया था, एक तरफ स्थिति दी हुई थी, यानी एक तरफ जो संस्थान है जो मैं आपको यूपी स्पेशल में बहुत पहले करा चुका हूँ, उसी का पॉइंट था। इसमें देखेंगे आप दिया था राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये कहाँ स्थित है, तो आप देखिएगा गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे साथियों, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है आपका वो स्थित है गाजियाबाद में। उसके बाद अगला पॉइंट पूछा था भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कितनी बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, UPPCS जो स्पेशल वाला उसमें क्लास में भी और बाकी क्विज में भी। तो कानपुर ध्यान रखिएगा, जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। ये प्रश्न कई बार प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है और मेंस में कई बार भी पूछा जा रहा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे साथियों, ये आप कहाँ पर है, लखनऊ में। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इतनी बार ये पूछा जा चुका है, ये आपको एकदम रट जाना चाहिए सारे के सारे पॉइंट जो संस्थान और इसकी स्थिति से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो पूछा था उसमें था कि भारत सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित रखा था, तो किस फसल को संरक्षित रखा है, तो आलू को। किसको, आलू को संरक्षित रखा है फसल मूल्य नियंत्रण हेतु। किस लिए, फसल मूल्य नियंत्रण हेतु जब आप देखेंगे तो भारत सरकार ने क्या किया है, मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत किसको संरक्षित रखा है, तो आलू को यहाँ पे संरक्षित रखा है। अगला पॉइंट है कि वाणिज्य के संदर्भ में सही कथन बताना था, तो वो जो सही स्टेटमेंट बनेगा वाणिज्य से संबंधित, तो वो दोनों स्टेटमेंट आपको हम बताते हैं क्या है। सीधे सीधे पूछा था वाणिज्य के संबंध में सही कथन, तो 2 कथन दिया था, ठीक है, उसमें एक सही एक गलत भी दे सकता है। यहाँ पर जो वाणिज्य से संबंधित 2 कथन है वो आप समझिए क्या है। पहला कह रहा है कि यह व्यवसाय जो है का क्षेत्र है, वाणिज्य क्या है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है, ठीक। तो ये पहला है इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित हो, तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वाणिज्य से संबंधित। क्या पता अगली बार जो आ रहे और प्रीलिम्स हो तो उसमें आपको कोई एक स्टेटमेंट इसमें से दे दे, तो आपका ये प्रश्न PYQ से जब बनेगा तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स PYQ के आपको तैयार होने चाहिएगा। अगला पॉइंट है कुछ वन दिया था, ठीक है, और उसमें आपको बताना था कौन किस क्षेत्र का नहीं है। जैसे एक है भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, भूमध्य सागरीय वन है, और दूसरा क्या है आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन में आपको एग्जाम्पल है ओक का, ठीक है, एक पेड़ है, जैतून है ना, और चेस्टनट है, ये सब किसमें भूमध्य सागरीय वन में आएंगे। बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वन में तो सागौन, ठीक है, सागौन, साल, शीशम है ना, चंदन, ये सब किसमें आएंगे, तो आप देखेंगे इसमें किसमें उष्ण कटिबंधीय वन में आएंगे। और भूमध्य सागरीय वाले में आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 3 एग्जाम्पल किसी एक का देके चौथा का नहीं का पूछ लेता है। किस तरीके से प्रश्न बनता है, तो दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा कि भारत में जो है, भारत की बात करें तो जो सागवान का पेड़ है उसका लगभग 50% हिस्सा जो है अकेले कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें, मध्य प्रदेश में। आपको देखेंगे कि सागवान का लगभग 50% भारत का किसमें, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला कि मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन सा एक मैंग्रोव क्षेत्र था जो आपके डेल्टा वो गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, तो उसका आंसर था कोरिंगा, ठीक है। कोरिंगा जो क्षेत्र है ये मैंग्रोव का, ये आपका गोदावरी नदी जो डेल्टा है उस क्षेत्र में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कोरिंगा जो मैंग्रोव है कहाँ पे, गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र में। उसके बाद से यहाँ पे पॉइंट है कि सुंदरवन के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। तो सुंदरवन डेल्टा तो सबको जानता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सुंदरवन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, ये मैंग्रोव वाला कोरिंगा वाला ही आपका है, ठीक है। कोरिंगा मैंग्रोव सुंदरवन के बाद सबसे बड़ा डेल्टा। अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा ग्वादर पोर्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में तो स्थित है, सबको जानता है, लेकिन उसके अंदर पॉइंट पूछा था ऑप्शन देके
कि किस प्रांत में, तो बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये ग्वादर पोर्ट, और उसके साथ साथ अरब सागर तट से ये लगता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो ग्वादर पॉइंट से संबंधित जितना आपको ये तो पाकिस्तान पता ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और अरब सागर तट से ये संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ बता दें साथियों कि RO के लिए, ठीक है, कई साथी वो के कमेंट थे RO, ठीक है, इसके स्पेशल जो है प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप जो भी जानकारी वो प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट RO के लिए आपको प्रैक्टिस मिलेगी, हिंदी से लेके करंट अफेयर, GS सबकी प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़। तो ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक, बढ़ेंगे आगे अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। तो देखिएगा पॉइंट्स है कि रामसर आर्द्र भूमि जो स्थल है, ठीक है, यहाँ पे एक कहाँ पर ये स्थित है, इसमें पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट का नाम देखिएगा कि पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये एक रामसर भूमि स्थल है, इसका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है कहाँ पर, तो आप देखेंगे ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? नागपट्टिनम जो जिला है, नागपट्टिनम जिला तमिलनाडु का, वहाँ पर आप देखेंगे ये स्थित है। तो सीधे सीधे पॉइंट अगर वन लाइनर में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट कैलीमरे कहाँ स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में आपका स्थित है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है, तो आप देखेंगे कि ये लुप्त प्राय और स्थानिक जो प्रजाति है ब्लैक वक मृग, ठीक है, ब्लैक वक मृग के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे 1967 में इसको बनाया गया था। कब? 1967 में बनाया गया था। और इसकी स्थिति की अगर बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है इसके, ठीक, और दक्षिण में बात करेंगे तो पाक जलडमरू मंडल के मध्य ये घिरा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रामसर स्थल है। इसका पूरे सारे स्टैटिक्स पॉइंट्स आपको एक जगह दे दी है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप भी इन सारे पॉइंट्स को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें इसकी स्थिति में पूछी जा सकती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रजाति के लिए फेमस है तो ब्लैक वक मृग के लिए ये, उसके संरक्षण के लिए ये फेमस है। ठीक, आगे बढ़िएगा। देखिए कुछ अन्य हैं, कुछ अन्य आपके आर्द्र भूमि जैसे होकेरा, ये सब ऑप्शन में दिया था आपको, तो ऑप्शन वाला भी क्लियर करते चलते हैं। इसीलिए PYQ एनालिसिस आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ जो उसका आंसर है वो नहीं, उसके साथ साथ जो अन्य ऑप्शन से पॉइंट्स बोल सकते हो, सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। तो ये सेशन इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कंप्लीट करके इसको देखिएगा। होकेरा आर्द्र भूमि जो है जम्मू कश्मीर है ना, जो है सो मुरेरी जिले के जो है आपका लद्दाख में, और उलर झील आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अगला पॉइंट था जो पूछा था, तो उसमें था कि यदि किसी समय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो आप देखेंगे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस समय पे क्या करेंगे, उसका काम करेंगे। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम जज होंगे, ठीक, वरिष्ठतम जज होंगे, वो उसका कार्यभार संभालेंगे। जब ये स्थिति एक बार उत्पन्न होगी, उस स्थिति में बात कही गई है। आगे बढ़िएगा। अगला फिर से एक पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पॉइंट कई बार हमने आप पर आ भी चुके हैं। ये पॉइंट्स कालानुक्रम जो इसके क्रम है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि जिस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है वही आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 4 अधिनियम, जो अधिनियम आपके बहुत से महत्वपूर्ण हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973, और प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम आप बात करेंगे 2002। तो चारों अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि बूस्टर सीरीज में बहुत सारे इस तरह के सारे पॉइंट्स आपको कवर करा चुका है। जो साथी नए हैं, अब तक वो क्लास नहीं किया बूस्टर सीरीज का, तो क्लास जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे आपके GS में वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, डेविड हेयर नाम याद रखिए। प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कहाँ पर करते हैं ये, तो 1817 में आप देखेंगे कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर होती है, तो 1817 में जो है कलकत्ता में की जाती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो नाम भी याद रखिएगा, डेविड हेयर के द्वारा। ठीक है, डेविड हेयर के द्वारा की जाती है। इसके बारे में पॉइंट याद रखिएगा, ये एशिया का सबसे पुराना है ना शैक्षणिक संस्थान है। कहाँ का, एशिया का जो है सबसे पुराना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज है कलकत्ता वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप देखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य उदाहरण जो बात करेंगे इसी अन्य उदाहरण की, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। तो ये सबके सारे जो उदाहरण है
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं के घूम फिर के प्रश्न फिर से इस पर बनेगा, है ना। तो वही पॉइंट नोट देकर आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देगा। एक बार जब टेस्ट ये PYQ का आपका क्वेश्चन वाइज आपको एनालिसिस करा के दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस वाले सेशन में आपको कंप्लीट डिस्कस करेंगे उसमें। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है स्मारक दिया हुआ है और निर्माता। ठीक है, स्मारक और निर्माता दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि अटाला देवी मस्जिद की बात करेगा, कौन इसको बनाया है, तो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा इसको बनवाया गया। दूसरा है छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद के द्वारा बनवाया गया। कदम रसूल नामक मस्जिद जो है नुसरत शाह के द्वारा बनवाया गया। और लास्ट वन जो आप देखेंगे अदीना मस्जिद, है ना, पंडुआ, ये कहाँ पे सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मेंस के हैं और आपके प्रीलिम्स बनेंगे। तो इसमें से कोई भी एक दो आपको दे के फिर अगला कोई दो मिला के मिक्स करके ऑप्शन बन सकता है। इसके लिए तैयार है गया। ये जो है मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न आपका था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। अटाला देवी मस्जिद की बात करेंगे तो इब्राहिम शाह सर्की, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल जो है नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद जो पंडुआ सिकंदर शाह। तो क्लियर रहेगा ये सारा का सारा पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, तो देखिएगा अगला पॉइंट फिर वही घटना से संबंधित है। ठीक है, घटना दिया हुआ है और उसका कालक्रम को जो आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें जब आपको फैक्ट का डेट तैयार रहेगा तभी जाके ये पॉइंट आपको क्लियर हो पाएंगे। क्लियर है, तो जब आपका ये फैक्ट क्लियर रहेगा तभी जाके आपका ये हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। पहला घटना जो दिया है इसमें जो ईयर के हिसाब से होगा, मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है, तो 1561 में। कब? 1561 में जो है मालवा पर मुगल का आक्रमण होता है। और अम्बेर की जो राजकुमारी है उससे अकबर का विवाह कब होता है, तो 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा पर जो है कर रानी की विजय आप देखेंगे 1567-68 के बीच में ये होता है। और तुकारोई का युद्ध जो है 1575। कब? 1575। तो ये जो एक इसका क्रम है आपका देखेंगे अपर टू लोअर, है ना, ये क्रोनोलॉजिकल क्रम 61, 62, है ना, 67 और 75। तो ये क्रम था इन चारों घटनाओं का। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, ADP जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी इस पर चर्चा का विषय बना रहता है। तो शुरू किया गया था आपको देखेंगे नीति आयोग के द्वारा, और जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम या प्रोग्राम कह लीजिए, शुरू किया गया था आपका 2018 में जनवरी, और किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपके जो मेंस के पेपर में सिर्फ आपसे डेट पूछा गया था, बट आपको यहाँ पॉइंट बताते किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। ये सब सारे पॉइंट जो स्टैटिक के बनेंगे आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की जो सरकार है ना, वो भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है, यानी भारत सरकार जो काम करती है वो किस नाम से काम करती है, तो द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से काम करती है भारत सरकार। और यही ऑफिशियल जो भारत का यहाँ पे नाम है। जो आप देखेंगे संविधान में आर्टिकल 300 के अंदर क्या किया गया, उल्लेख किया गया इसका। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग बनाया जाता है। इसकी नियुक्ति से संबंधित जो पॉइंट देंगे, ठीक। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है, जिनका कार्यकाल आप देखेंगे 5 वर्ष होता है। सारा का सारा स्टैटिक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके लिए कंपाइल कर दिया गया। इस ये काम क्या है इसका, तो करों का बंटवारा जो टैक्सेशन होता है राज्यों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये काम करता है वित्त आयोग। ठीक, तो देखिएगा पॉइंट आपसे सिर्फ पूछा था कि अनुच्छेद 280 जो किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। कभी कभी पूछता है वित्त आयोग कैसा संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में इसके बात की गई किसके द्वारा ये बनता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। करंट में भी ये चर्चा में रहा था, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अभी बनाए गए, है ना, करंट में ये अपडेट था। तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके आयोग के जो वित्त आयोग है उसके बारे में बताई दिया। आयोग अध्यक्ष 4 सदस्य और उनका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक, काम क्या है ये भी बता दिया। तो सारा पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसलिए, भारतीय संघ के लिए तथा भारत के प्रदेश या उप प्रदेश जो डोमिनियन है उनके लिए से। ठीक है, न कि किसी जो स्टेट टेरिटरी है उस तरह के अन्य चीज़ों के लिए नहीं।
तो भारत की संसद कानून निर्माण किसके लिए बनाएगी? जो भारतीय संघ के लिए और भारत के इसमें अंदर जो राज्य हैं प्रदेश हैं उसके लिए क्या करेगी? कानून निर्माण बना सकती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों कह रहा हूँ कि कई बार पूछा हुआ विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील ये आपका प्रश्न पूछा था, लेकिन हम आपको यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स इससे बता रहे हैं विक्टोरिया झील से संबंधित, वन बाय वन करके सुनते चलिएगा। पहला चीज़ तो विक्टोरिया झील आपका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये वहाँ की जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। और ये जो दुनिया की जो है सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। क्या है? उष्णकटिबंधीय झील है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे इसके बाउंड्री की, तो इस कितने देशों से घिरा है? 3 देशों से इसे घिरा हुआ है। कौन कौन? केन्या है, तंजानिया है ना, युगांडा। ये 3 देश हैं जो बाउंड्री आपका कहेंगे बॉर्डर शेयर करेंगे किससे? विक्टोरिया झील से। तो तीनों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, ठीक, विक्टोरिया झील से। ये 4 पॉइंट अभी देखेंगे, 3, 4, 5 पॉइंट। पहला चीज़ विक्टोरिया झील कहाँ स्थित? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। कहाँ कहाँ है इसकी बाउंड्री? तो तीनों बता दिया, ठीक है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। उसके बाद से है अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो सीधा से पूछेगा कि अफ्रीका के भ्रंश घाटी में स्थित झील कौन सी है? तो आपकी विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है जो साथियों आप देखेंगे कहाँ पे? भ्रंश घाटी में स्थित है। उसके बाद से नील नदी जो है इसी नदी से निकलती है, मतलब इसी झील से होकर निकलती है। कौन सी? नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थल भी आपका विक्टोरिया झील है। उसके बाद से एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, विश्व के मीठे पानी के स्तर पर अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी झील है विश्व की। पूरे विश्व में अगर बात करें तो मीठे पानी की उस हिसाब से देखें तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहली झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। ये पॉइंट भी थे यहाँ पे साथियों। देखिएगा एक प्रश्न पूछा था और इससे संबंधित इतने सारे जो आपके स्टैटिक्स पॉइंट्स हैं ये आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए गए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ से कहीं से भी आपको एक पॉइंट उठा के आपके लिए प्रश्न बना देगा। स्टेटमेंट वाला बनेगा तब भी हो जाएगा, बाकी वैसे पूछेगा तब भी आपका प्रश्न अब बन जाएगा। अगला पॉइंट है जो बायोटिक्स अधिकांशता होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं आपके किससे? बैक्टीरिया से, यानी जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कुछ इस तरह के बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स थी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है ना, एरिथ्रोमाइसिन, उसके साथ साथ पेनिसिलिन से संबंधित एक और पॉइंट, किसका खोज किसने की थी? पेनिसिलिन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक प्रश्न आपका सीधा सब सिर्फ यहाँ पूछा था, एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो आंसर आपका होता है जीवाणुओं से। जब आपका हम MCQ कराते तो इस तरीके से हो जाता ऑप्शन से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपके लिए, जो अन्य जैसे इसके अन्य उदाहरण आपको 4 उदाहरण मिले, फिर उसमें से एक की खोज किसने की, तो सारे स्टैटिक पॉइंट जब आपके इनरिच होंगे इस तरीके से, तब जाके आपका कहीं जो आपके पढ़ाई के लेवल है और उसमें जो आपकी तैयारी है वो और बूस्टअप होगी। ठीक है, सिर्फ आप आंसर और क्वेश्चन आंसर करने से जो है बहुत हद तक चीज़ें आपको तैयार नहीं होंगी। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रश्न पूछा था व्यापार से संबंधित था, व्यापार से आशय क्या है? तो व्यापार से आशय यही है कि ये पहला स्टेटमेंट कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। व्यापार का मतलब क्या है? तो वस्तु के क्रय विक्रय से। और यह जो है व्यापार क्या करता है? मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों की जो आपूर्ति कौन करता है? व्यापार आपका करता है। ठीक है, तो क्रय विक्रय से संबंधित हो गया और ये इससे संबंधित हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है ये भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ था, मैच द फॉलोइंग। आप देखेंगे आर जो मेंस का पेपर है उसमें मैक्सिमम प्रश्न जो है वो अधिकतम प्रश्न कह ले तो आपका जो है मैच करने वाला देता है। क्या कहता है? मिलान करने वाला। तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, वहीं से निकाल के प्रीलिम्स के लिए पॉइंट बनते हैं। तो सही से मेरी तो मक्का की बात करेंगे तो ये नर मंजरी निकालना, मक्के से क्या है? नर मंजरी निकालना। मूंगफली की बात करेंगे तो खोटी बनना। ठीक है, क्या है? खोटी बनना इससे संबंधित है। तंबाकू की बात करेंगे तो शीर्ष कर्तन, और इसमें जो नहीं दिया था, ठीक है, इस तरीके से इसमें एक पॉइंट था काबुली चने। तो काबुली चने के बारे में अगर बात करें तो इससे जो है किले नहीं निकलते हैं। क्या होता है? किले नहीं निकलते हैं किससे? काबुली चने में। तो किले निकालने वाले फसल कौन से हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो किले निकालने वाले फसल आपके गेहूँ, धान, जौ, मक्का आदि, ये सब क्या है? किले निकालने वाले फसल है। सीधे सीधे आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न से संबंधित जो सारे पॉइंट्स आपको बता दिया। ठीक है, तो काबुली चने में आप क्या ध्यान रखें? किले नहीं निकलते हैं। और किले किस फसल से निकलते हैं? तो गेहूँ वगैरह, ये सब सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है ये था कि स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत के राष्ट्रवादी कवि, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र कवि की बात नहीं हो रही। कौन? राष्ट्र कवि की बात नहीं हो रही, राष्ट्रवादी कवि।
ठीक है। तो इससे दोनों में अंतर है। राष्ट्रवादी कवि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन लोग थे, तो यहाँ पे देखेंगे जो नाम दिया था उसमें रंगलाल, ठीक है, नवीन चंद्र सेन, उसके बाद से हेमचंद्र बनर्जी, ठीक। तो चौथा ऑप्शन कौन नहीं था उसमें, तो जो उसमें उस नहीं थे उनका नाम था शिव कुमार बटावली, ठीक है, शिव कुमार बटावली नाम था इनका। ये कैसे थे, तो ये आप देखेंगे ये रोमांटिक कवि थे। क्या थे, रोमांटिक कवि थे ये, है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका नाम पूछा जा चुका है, तो मैं भी अगली बार इस इनकी रचनाओं को पूछ लिया जाए। तो उसमें रचना है इनकी आरती, ठीक है, लाजवंती, ठीक है, आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा, ठीक है। ये सब क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी, ये शिव कुमार बटावली की, ठीक है। और ये क्या है, एक रोमांटिक कवि है। तो ये सारे नाम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो ये 3 कवि के नाम है ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन इसमें नाम मेंशन है, रंगलाल, हेमचंद बनर्जी, ठीक है, ये राष्ट्रवादी कवि थे स्वतंत्रता से पूर्व। अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भी है, अलास्का का नाम आपने कितनी बार सुना होगा, ये ध्यान रखिएगा, अलास्का। इसके बारे में क्या पॉइंट था, तो एक पॉइंट था कि यह यूएसए का जो है तेल उत्पादक राज्य है। क्या है, यूएसए का जो है तेल उत्पादक राज्य है, ठीक, किसका, यूएसए का, अलास्का। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो 1867 में जो है रूस से ख़रीदा गया था। इसके पहले यानी अलास्का जो किसका था, आपका रूस का था। तो इसको 1867 में रूस से इसको अमेरिका ने ख़रीद लिया और ये इसका तेल उत्पादक राज्य है। और उसके साथ साथ और क्या यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मछली और प्राकृतिक गैस, ठीक है, मछली और प्राकृतिक गैस, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके अलास्का वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अलास्का से संबंधित। अगला पॉइंट है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो स्टैंड अप इंडिया संबंधित है, ठीक। स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है, तो ये महिला है ना, SC ST से, ठीक है, महिलाओं और SC ST से संबंधित है स्टैंड अप इंडिया। इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सिंपल सा पूछेगा, स्टैंड अप इंडिया कई बार चर्चा में भी रहता है। ये जो योजना स्टार्ट हुई थी स्टैंड अप इंडिया, ये क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया संबंधित किससे है, तो महिला और SC ST से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2016 में जो है इसको शुरुआत किया गया था, 2016 में। क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर कौन है, तो पहली जो स्तनपायी जानवर थी वो भेड़ थी, ठीक है। क्लोन से जो तैयार हुई थी उसका नाम क्या था, डॉली था। क्या नाम था, डॉली नाम था। लगभग 1996 में इसको तैयार किया गया था, ठीक है। तो क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी वो भेड़ थी और उसका नाम डॉली था। 1996 में जो है इसको बनाया गया था। आगे बढ़िएगा। अगला एक और पॉइंट है संस्थान संबंधित, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आपका ये स्थित है, ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट है कि इंडोनेशिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया से संबंधित था। तो इंडोनेशिया जो है ये इसकी राजधानी नूसंतारा, अभी हाल फिलहाल में चेंज भी होता रहा है, ठीक है। तो इसकी राजधानी, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से जो वहाँ पे आंसर था वो आपका नूसंतारा था। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि यहाँ पर जो है 15,000 से अधिक जो है द्वीप इसमें शामिल है। कितने, 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, जिसमें लगभग 150 से अधिक आपके क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पे 150 से अधिक पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स आई होप सो कि आपको क्लियर होंगे, ठीक है, ये सब PY के पेपर के। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हल्दी संबंधित प्रश्न पूछा था ये भी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा था आप उसको ध्यान दीजिएगा। कहा था कि हल्दी जो है भूमिगत तने का उदाहरण है, जिससे कहते हैं, तो जो भूमिगत तने का उदाहरण है इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं, राइजोम, हिंदी में कहते हैं प्रकंद। क्या कहते हैं, प्रकंद। तो ध्यान दीजिएगा, हल्दी जो है ये भूमिगत तने का उदाहरण है। सिंपल से अगर पूछेंगे भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा हल्दी। और उसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं, तो राइजोम इसको कहते हैं और इसको प्रकंद भी कहते हैं। यह जो है जिजीबरेसी जो है, जिजीबरेसी कुल का पौधा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका वनस्पति नाम अगर बात करें तो कुरकुमा जो है लौंगा, ठीक है, कुरकुमा लौंगा इसका क्या है, वनस्पति नाम है। प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना पॉइंट पूछा था, बाकी से एडिशनल जो 2-3 पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनने की संभावना रहती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो सिंपल सा पूछा था कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो आप देखेंगे ये एक प्रकार का क्या है, एस्टेरॉयड है। क्या है, एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एस्टेरॉयड है। इससे होता क्या है, तो ये देखेंगे इसका स्तर जब अधिक हो जाता है, मतलब इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो खून की जो नलियाँ हैं उसमें ये जमने लगता है। उसके साथ साथ इससे क्या होता है, तो हार्ट अटैक की जो खतरा है हार्ट अटैक के लिए, वो चीज़ आपका बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल सिंपली क्या करता है, ये है क्या, तो एस्टेरॉयड है। ये जो है ब्लड की जो नलियाँ उसमें ये जमने लगता है, वहाँ पे क्या करता है,
ब्लॉकेज करके ये हार्ट अटैक के खतरा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्र उद्यानों यानी भारत में जो नेशनल पार्क्स हैं उसके संदर्भ में एक 2-3 पॉइंट्स दिए थे, उसमें स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ क्या था। तो उसमें जो सबसे अग्रणी राज्य है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। यानी भारत में जो नेशनल पार्क्स है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके संदर्भ में टॉप पर कौन है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर जो है कुल देखेंगे आप कुल तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है यानी 12 नेशनल पार्क हैं कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में। जबकि बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की, वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर साथ ही बात करें तो इसकी संख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो कुल जो है 96 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। क्या क्या कि नेशनल पार्क्स और ये जो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में मध्य प्रदेश आपका टॉप पर है 12 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, और वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो उसके साथ 96 लेके नंबर आप इसके जो है अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप समूह, इस पर ये टॉप पर है। एक अभी हाल फिलहाल में अंडमान निकोबार का जो नाम आया, तो अभी जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, करंट का ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो राजधानी का नाम चेंज हुआ है तो उसका नाम रखा गया विजयपुरम, क्या है, विजयपुरम नाम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट है ऊर्जा क्षेत्र जो है ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी, तो उदय योजना। कौन सी योजना, उदय योजना प्रारंभ की थी कब, 2015 में। 2015 में स्टार्ट की थी, किस मंत्रालय के अंदर, विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें उज्ज्वल जो डिस्काम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, तो ये जो है उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना थी, उदय योजना। ये क्या था, तो आप देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र में जो ब्याज भुगतान है उसको कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था उदय योजना, यानी उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना। 2015 में स्टार्ट होता है, विद्युत मंत्रालय का दिन में ये स्टार्ट होता है भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि पॉलीथीन बनाने में उपयुक्त गैस कौन सी है, तो पॉलीथीन बनाने में जो उपयुक्त गैस है वो है इथिलीन। क्या है, इथिलीन। एथिलीन के जो पॉलीमर बना के क्या बनाए थे, पॉलीथीन बनाई जाती है। तो पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सा उपयोगी है आपका, देखेंगे एथिलीन गैस क्या है आपके लिए उपयुक्त है, ठीक। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है। तो किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53, ठीक है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो भारत के संविधान में आर्टिकल 53 कि केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित किस में है, राष्ट्रपति में, ठीक है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट, संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ये पॉइंट भी आपको स्टैटिक ध्यान रखिएगा, ठीक। किसमें वर्णन है, भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में, जो संविधान का भाग 5 है उसमें जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई। अनुच्छेद कितने, 52 से 78 तक, कितना, 52 से 78 तक इसके बारे में बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट था प्रश्न ग्रुप में जो मिलान करने वाले भी था, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ ऑफिस का पद दिया हुआ है और दूसरी तरफ न्यूनतम आयु, तो 2, 3, 4 देख आपको यहाँ मिलाने के लिए कहा था। पहला क्या रहा था इसमें, पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद की अगर बात करें तो 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान दोनों है, ठीक है। राज्य विधान एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो विधानसभा के लिए आपकी 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। साथ साथ पूछा था भारत के राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। ये सब न्यूनतम आयु है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग पद के लिए जो ऑफिशियल पद है इसके लिए आपके कितने न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट में बात किया था गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में। किसके, गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बात किया था इसमें। तो इसमें क्या क्या पॉइंट था गैलापागोस द्वीप के बारे में। तो ये जो सबसे पहले जाने की स्थित कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में, भूमध्य रेखा के आसपास ये स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होती है, ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। और ये जो इक्वाडोर का हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है, तो इक्वाडोर का हिस्सा है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे कुछ और पॉइंट्स इसमें है। तो इस जो गैलापागोस द्वीप समूह है, जैसे कि 1978 में जो है इस द्वीप समूह को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1978 में जो है इसको क्या कर दिया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो आप देखेंगे यूनेस्को के द्वारा। उसके साथ साथ यहाँ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, तथा गैलापागोस नेशनल पार्क स्थित है, यानी यहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी बन गया और इसी नाम से गैलापागोस नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। और क्या क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे माटा, रे और शार्क, ये 3 प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जलीय प्रजातियाँ हैं।
जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जलीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा मांटा, रे और शार्क, ये सब क्या है जलीय प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इतना सारा पॉइंट्स अगर आप देखें तो एक जैसे आपका प्रश्न था गैलापागोस द्वीप पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स बच सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्या कर दिए, क्लियर कर दिए गए। अब जब फिर से एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है अगर गैलापागोस द्वीप समूह से कोई पॉइंट पूछेगा तो इन्हीं सब में से आपसे कोई पॉइंट पूछेगा, स्टेटमेंट बना के पूछे, फैक्ट बना के पूछे, तो अब आपको ये पॉइंट्स गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो पूछा था वो जो है नटराज से जो नृत्य भगवान की मूर्ति है, ठीक है, नटराज नृत्य वाली, उससे संबंधित है। तो इस मूर्ति के बारे में पहला चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि चोलकालीन मूर्ति है, ठीक है, कब की, चोलकालीन मूर्ति है ये। और नृत्य करते हुए जो है, नृत्य करते हुए 4 हाथ है इसमें, किनके, तो ये भगवान शिव को इसमें दिखाया गया है, ठीक है, शिव को दिखाया गया और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दाएं कान में जो है इनका पुरुष का कुंडल है और बाएं कान में जो है, बाएं में एक महिला का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नटराज जो नृत्य वाली मूर्ति है चोलकालीन है और नृत्य करते हुए 4 हाथों की भगवान शिव की प्रतिमा है। और इसमें जो है इनमें क्या स्पेसिफिक फीचर है, तो दाएँ कान में जो है पुरुष का कुंडल है, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा, ठीक। तो जो उसमें जो नटराज की मूर्ति है उसमें दाएं कान में पुरुष का कुंडल है और बाएं में एक महिला का, ठीक। तो ये क्या प्रतीक है, तो ये आप देखेंगे ये अर्धनारीश्वर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक, अर्धनारीश्वर के रूप में भी इस मूर्ति को जाना जाता है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जो वहाँ पे बताया गया उससे आपको ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट्स क्या है नटराज नृत्य मूर्ति के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जो पूछा था कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कहाँ पे, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1989, ठीक है। ये डेट आप याद रखेंगे 1989, ठीक है। कुछ डेट आपको इस तरीके से भी याद रखना है जो आपसे पूछा जाएगा। अभी तक आप अगर देखे होंगे तो यूपी स्पेशल हमें लग रहा है पूरे अगर इस पेपर में 7-8 प्रश्न तो यूपी स्पेशल के दिख गए होंगे, अलग अलग मिलान करने वाले, फिर अलग अलग तरीके से मिल गए होंगे। अगला पॉइंट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो 1952 में स्थापित हुए थे, कहाँ पे, लखनऊ में। ये पॉइंट पे भी गन्ना संस्थान वाला बताया था, अलग से भी ये पॉइंट पूछा हुआ था, ठीक है, एक जगह मिलान में और एक जगह ऐसे। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, आपके लखनऊ में 1952 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है राइन नदी से संबंधित है, किससे, राइन नदी से संबंधित है। तो राइन नदी के मुहाने पर क्या स्थित है, तो रॉटरडैम बंदरगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूरोप का, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहली चीज़ तो कि रॉटरडैम बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, तो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी जो है, राइन नदी क्या करती है, तो आप देखेंगे ये पश्चिमी जर्मनी में, जर्मनी के पश्चिम वाले हिस्से में औद्योगिक जो गतिविधियाँ उसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी वहाँ पे ये उस तरीके का मार्ग प्रोवाइड करती है, किसके लिए, पश्चिमी जर्मनी के लिए। आपके क्वेश्चन में जब पूछा था तो वहाँ पे उत्तर जर्मनी दे दिया था, ऑप्शन में क्या दिया था, उत्तर जर्मनी, तो वहाँ से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया था, सही करके आपको बताया जा रहा है जर्मनी में, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, रॉटरडैम बंदरगाह, राइन नदी से फायदा किसको है, तो पश्चिमी जर्मनी को फायदा है औद्योगिक गतिविधियों के लिए। अगला पॉइंट कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना लागू किया गया। भारत में जो है प्रथम जलवायु परिवर्तन कब, 30 जून 2008 को, कब, 30 जून 2008 को ये लागू किया गया। प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया। फिर से आपका एक यूपी स्पेशल का प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस पेपर का देखेंगे कि स्थान दिया हुआ था और यूपी के जिले दिए हुए थे, तो इसमें है देवा शरीफ, ठीक है, बटेश्वर, संकिस्सा और बिठूर। तो देखेंगे देवा शरीफ की बात करेंगे तो बाराबंकी है ना, बटेश्वर का जो मेला लगता है फेमस आगरा, संकिस्सा की अगर बात करेंगे साथियों, ठीक है, संकिस्सा आप देखेंगे फर्रुखाबाद और बिठूर तो कानपुर। ये जो संकिस्सा वाला पोर्शन आपका संकिस्सा फर्रुखाबाद, ये आपकी यूपी पीसीएस मेंस में भी इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न उस पर भी वहाँ पे आपको मेंस वाले सेशन में भी कराया जा चुका है, ठीक। तो ये भी आपका फिर से एक यूपी स्पेशल का प्रश्न था। इस तरीके से यूपी स्पेशल के लिए बता दें, कंप्लीट यूपी स्पेशल जो है आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर कर लीजिएगा, खासकर जो लोग आर देने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में तो खैर थोड़ा सा क्वेश्चन का ऊपर नीचे चलता है, लेकिन यूपी आर में कंप्लीट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो सारा क्लास आप जरूर कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि आप अभी देखें मेंस वाली क्लास में 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल गए होंगे। तो ये था साथियों कंप्लीट आपका जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वर्ष 2021 का मेंस का पेपर कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दिया शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ठीक। उसके साथ साथ बता दें एक चीज़ साथियों कि ये एक क्लास आई थी 34 वर्षीय PYQ, ये में सारे के सारे जो अलग अलग पीसीएस के पेपर और PYQ सब टेस्ट सीरीज सारा का सारा इसमें निचोड़ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अब तक जो साथी नहीं देखें इसको देख लें और इसके नोट्स को जरूर आप ले लें और उसको रिवाइज करते रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से आपके पेपर में सीधे 20 से 25 क्या 30 से 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर की तैयारी के लिए बता दें, करंट अफेयर तैयारी के लिए आप लोग साथ जुड़ जाइए, जितनी क्लासेज आपको पढ़ा दिया गया है करंट अफेयर के लिए, उससे बाहर आपको करंट अफेयर नहीं आएगा, ठीक है।
और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद जो ये प्रैक्टिस बैच है वो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप कितना हो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो गलती आप एग्ज़ाम में करेंगे वो गलती आप यहाँ करके उसको सुधार कर लीजिए। तो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और फटाफट से उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।